हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुडे। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये एक चेक लिस्ट आपको डेफिनेटली काम में आ सकती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार कौन सा क्लिनिक चूज करूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट सेंटर या बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी या कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट ये 10 पॉइंट चेक लिस्ट आप रख लो अपने पास। अगर ये सारे ठीक होते हैं तो देर आर मेजोरिटी चांसेस कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से होगा या उसका रिजल्ट आपको बेस्ट मिल जाएगा। तो लेट्स डीप इन डाइव कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला तो मैटर क्यों करता है कि इतना सारा केयरफुल रहना क्यों जरूरी है। क्या कोई सस्ता क्लिनिक आपको सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट करके दे रहा है तो वहाँ पे करने से आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा, या फिर बहुत महंगा वाला क्लिनिक है बराबर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक्चुअली में वर्थ है क्या नहीं। ये दोनों के आंसर आपको ये पॉइंट से समझ में आ सकते हैं। मेरी पेशेंट अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बट अल्टीमेटली उनको रिजल्ट अच्छे नहीं आते। उनको जो नेचुरल लुकिंग रिजल्ट चाहिए उनकी जो एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं होती। तो उसमें सबसे कॉमन 4-5 रीजन होते हैं। एक तो पुअर प्लानिंग, आपने क्लिनिक अच्छे से चूज नहीं किया या आपका जो डॉक्टर या क्लिनिक है उसने अच्छे से काम करके नहीं दिया। एक इनएक्सपीरियंस क्लिनिक, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है और आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी, अपने फर्दर ट्रीटमेंट प्लान जैसे मेडिकल केयर लेनी रहती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, हेयर लॉस के लिए जो केयर लेनी रहती है अगर वो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसकी भी इम्पैक्ट पड़ेगी। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये 4 मेन पॉइंट है, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि 10 फैक्टर क्या है जिससे ये आपको ये 4 चीजों से ये रीजन से आप बच सकते हो। सबसे कॉमन है आपको सबसे कहना होता है डॉक्टर अच्छा चूज करना है आपको बरा अल्लाह। तो उनमें से 2 टाइप के स्टैट्स हैं। एक है कि आपको प्लानिंग एंड असेसमेंट में, दूसरा है आपको एजुकेशन एंड केयर में। आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से प्लान और असेस करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअल में करनी है और आपको केयर कैसे लेनी है। तो प्रॉपर सर्जन सिलेक्शन देखिए, आप सिर्फ सर्जरी करने जा रहे हो, सिर्फ क्लिनिक चूज करने के बाद क्लिनिक में कौन सा सर्जन सर्जरी करने वाला है, उसकी टीम अच्छी रहेगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैटर करेगी। दूसरा डायग्नोसिस, अगर आपका डायग्नोसिस गलत बन जाता है तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट प्लान भी गलत तो नहीं होगा। और है आपका डोनर एरिया असेसमेंट, सिर्फ एक फोटो देख के आप डोनर एरिया कोई जेट से आपको ट्रीटमेंट प्लान बना के दे रहा है और एक ट्राइकोस्कोपी होके के फिर आपका डोनर एरिया की हेयर क्वालिटी और सब पे हम बना रहे हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्या आप रियल एक्सपेक्टेशन रखो कि आपका डोनर एरिया में से इतना ही होने वाला है, आपका रियल में इतना ही रिजल्ट आ सकता है बराबर, तो वो सेट करनी है आपको। फर्दर क्या क्या लेंगे वो आपको ध्यान होना चाहिए। नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन, आपके हेयरलाइन डिजाइन अच्छे से बननी जरूरी है। एजुकेशन है, प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक अच्छी होनी चाहिए जब आप चूज कर रहे हो, उसके हर एक स्टेप में अच्छे से इम्प्रोवाइजन होना चाहिए और हर एक जो स्टेप अच्छे से स्किलफुली आपके एक्सपीरियंस टीम करके दे। मेडिकल थेरापी है, कोई भी बालों को अगर आप प्लांट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको अच्छे से विटामिन्स मिले, उनको नरिशमेंट अच्छे से मिले, उनका एनवायरनमेंट अच्छा मिले, इसके लिए मेडिकल थेरेपी का रोल रहता है। प्रॉपर आफ्टर हेयर केयर भी वही ध्यान देता है। अगर वो बाल जो ग्राफ्ट आपने लगाए वो ड्राई आउट हो गया, सनलाइट में एक्सपोज हो गए, उनके ऊपर शॉक लॉस या उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आया कि वो जल्दी ग्रो करने के लिए बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आया तो वो बालों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लाइन के बारे में जानना है कि ग्रोथ की प्रॉपर टाइम लाइन क्या होती है, लॉन्ग टर्म आपका हेयर लॉस प्लानिंग क्या है वो भी जानना है। तो हम लेट्स वो बाय डिपेंडेंट। सबसे पहला थी राइट सर्जन कैसे चूज करें दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट या सक्सेस डेफिनेटली उसकी टीम और टीम के लीडर के ऊपर निर्धारित रहता है। मोस्ट क्रुशियल डिसीजन है कि आपका सर्जन अच्छे से आप पालन करो। 90% केसेस में यहाँ पे ही गलती होती है। आपको बता दिया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और यहाँ पे ये सर्जन है, रेगुलर सर्जरी कर रहा है, पर उसकी डिग्री विग्री कुछ नहीं आपको मालूम। नॉर्मल क्लिनिक में जहाँ बीडीएस डॉक्टर्स 30-40 हज़ार में सैलरीज में काम करते हैं, अब काफ़ी जगह पे डर्मेटोलॉजिस्ट वियर्ड सर्जरी होती है, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट लीड करता है सर्जरी को, अंडर में पूरी टीम होती है, उसके पास डेडिकेटेड हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक सेटअप होता है। ऐसा क्लिनिक नहीं जहाँ पे एक साथ मल्टीपल सर्जरीज चल रही है, वहाँ डेंटल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, अदर ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अगर वैसा चल नहीं रहा है, मल्टी सेटअप है, तो फिर वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का डेडिकेटेड ओटी होना चाहिए। दूसरा, नेचुरल रिजल्ट के लिए उनके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। भी ये लोग सालों से सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ मल्टीपल पेशेंट वहाँ पे क्लिनिक पे आ रहे हैं,
जो उनका फॉलोअप के लिए ले रहे हैं, वहाँ कंसल्टेशन ले रहे हैं, वहाँ पे उनके रिजल्ट वाले पेशेंट से भी आपको मिलने को मिल रहा है। ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट मेडिकल कंसल्टेशन होना चाहिए। सिर्फ सर्जन होना जरूरी नहीं है। आपके जो डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम समझाते हैं कि आपका ट्राइकोस्कोपी होना चाहिए, आपका हिस्ट्री टेकिंग होना चाहिए, आपको कॉस्टिंग अच्छे से क्लियर करनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी होती है। एक सर्जन को नहीं, प्रॉपर क्लिनिक और आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें आप अच्छे से चूज करोगे तो बेटर रहेगा। अगर जो क्लिनिक्स में ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ हेयर लॉस। इसमें आपका मेडिकल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट नहीं काम करता है जिनको मेल या फीमेल पेटल हेयर लॉस होता है। अगर आपका डायग्नोसिस गलत हो गया तो काम नहीं कर पाएगा। लाइक आपको टेलोजेनिक फ्लोम है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं और ट्रांसप्लांटेड बाल विंडफॉल हो सकते हैं। अगर आपको स्टारिंग एलोपेशिया, लाइकन पाइलोपाइलारिस, एसएमई, डीएलई, डीकेलॉन जैसी काफी सारी कंडीशन है जिसमें बाल अंदर से इम्यूनिटी की वजह से जल जाते हैं। अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया ऐसी सिचुएशन में बिना इम्यूनिटी को कंट्रोल किए तो वो रिजल्ट फेलियर में जा रहेगा। जो नया बाल आया वो भी चला जाएगा। सबसे कॉमन एलोपेशिया एरियाटा। अगर आपको ये एलोपेशिया एरियाटा अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया वो टोटली फेल हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपका डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना जरूरी है। नाउ कम्स डोनर एरिया पार्ट। सर्जन चूज कर लिया आपने, डायग्नोसिस बन गया, आपका डोनर एरिया जानना जरूरी है। कई बार काफी क्लिनिक्स में है जहाँ पे मीडियोकर सर्विसेज होती है, जिनको स्किल्स नहीं होती, वो मेन डोनर एरिया के बाहर भी चले जाते हैं। काफी क्लिनिक ऐसे भी है नंबर ऑफ ग्राफ्स बढ़ाने के चक्कर में वो नॉट सुटेबल अनइवन डोनर एरियाज को भी यूज करना चालू करते हैं, जहाँ से बाल लेने के बाद वो परमानेंट नहीं टिकेगा। दूसरा डोनर एरिया तो मेन डोन है, उसमें हेयर डेंसिटी कैसी, हेयर का थिकनेस कैसा है, हेयर का कर्वेचर कैसा है, स्काल्प कितना लूज है, टिश्यूज कितने हैं, कैसे है, किलर टेंडेंसी के हैं, नहीं, ये सब जानना जरूरी है। जब भी आपको कंसल्टेशन हो तब आपका डोनर एरिया का एक पार्ट वहाँ पे डेफिनेटली कवर होना चाहिए। अगर आप इन कंसल्टेशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपका ट्राइकोस्कोपी होना जरूरी है। नेक्स्ट है हेयरलाइन डिजाइनिंग पार्ट। आपने सर्जन अच्छा चूज कर लिया है, आपने ओवरऑल सेटअप अच्छा देख लिया है, वहाँ पे अच्छे रेगुलर सर्जरीज भी हो रही है, अच्छी सर्जरीज हो रही है, डोनर एरिया भी आपका हेल्दी है, पर आपका डायग्नोसिस भी करेक्ट है। पर अगर आप गलत हेयरलाइन चूज कर देते हो तो रिजल्ट एप्लीकेशन कितना भी अच्छा टेक्निक हो, कितना भी अच्छा सर्जन हो, आपकी हेयरलाइन आपके फेस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपकी इथनिसिटी के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और आपके फ्यूचर पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत नीचे आप फॉरहेड छोटा बना दोगे और उसके बाद आपका फेस का फॉरहेड छोटा दिखेगा कंपेयर टू अदर फेस फीचर, ऑड लगेगा। एज है 50 की और आप 30 वाला लुक ले रहे हो, आपकी एज है 25 की और आप 50 वाला लुक ले रहे हो, तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हेयरलाइन का जो हाइट होता है, वेट होता है, उसका नेचर होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉपर सर्जिकल प्लान हो, तो ये 5 चीजें तो प्लानिंग में होंगे। सर्जिकल ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जो आपकी सर्जरी होते हैं वो मल्टीपल स्टेप में होने वाली, पीछे से ग्राफ कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, फिर आपके ग्राफ को स्टोर करेंगे, उसको एक लिक्विड में रखेंगे, तो वो ग्राफ जो बाहर आउटसाइड रहते हैं उनको अच्छे से स्टोरेज एक टेम्परेचर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। पीछे लास्ट में इम्प्लांट करने वाले मेजोरिटी एफवी टेक्निक से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर DHI है, DKFV है, रियल टाइम FV है, QHT है, बहुत सारे अलग अलग क्लिनिक अलग अलग नाम से टेक्निक्स ला रहे हैं, अलग अलग टेक्निक से हो रहा है, पर अल्टीमेटली इसमें टाइम मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज कर रहे हैं और वही मेन। एक स्टेप में सर्जरी हो रही है तो DHI बोलते हैं इम्प्लांटेशन में, जब कनेक्ट कर रहे हो तभी लगा रहे हो तो उसको DHT बोल देते हैं। QHT में भी सिमिलर प्रोटोकॉल है, सिर्फ नाम अलग है। बिग FA में हम लोग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम फाइन ट्यून होते हैं और स्किल टीम होती है। हम स्टोरेज के लिए लिक्विड जो यूज करते हैं वो अच्छे है। तो टेक्निक वाइज थोड़े थोड़े डिफरेंस है, या तो इंस्ट्रूमेंट वाइज, या तो टाइम मैनेजमेंट वाइज, या तो स्टेप वाइज, बट अल्टीमेटली गोल एक ही है, पीछे से बाल निकालो और आगे लगाओ। जो टीम ज्यादा अच्छे से उसमें स्किल है वही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या आपकी सर्जरी हो गई दैट मीन्स कि आपके रिजल्ट हमेशा फिक्स हो गए, फाइनल हो गए, परमानेंट हो गए? जी नहीं दोस्तों, आपके ट्रांसप्लांट सर्जरी से जो बाल आपने लगाए वो तो परमानेंट हो गए, रिमेनिंग है क्या? अगर आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 2 था तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है तो ग्रेड 3, 4, 5, 6 के जो फर्दर बाल्डनेस हो सकती है उसको ध्यान में रखना जरूरी है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। ये 3 बेसिक पिलर है, एटलीस्ट 3 में से 2 चूज कर लीजिए। ये मेरा एक गोल्डन रूल रहता है जो मैं सारे पेशेंट को बोलता हूँ। अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो, अगर आपको फ्यूचर बाल्डनेस से बचना है, आइदर आप फिनास्टेरॉइड और मिनॉक्सिडिल यूज कीजिए ओरल और लोशन फॉर्म में, या तो इनके टैबलेट फॉर्म में आप यूज कीजिए।
तो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल यूज़ कीजिए। तीसरा, अगर आपको फिनास्टेराइड अवॉइड करना है, लाइक आप फैमिली प्लानिंग में आपको फिनास्टेराइड के साइड इफेक्ट का कंसर्न है, तो मिनोक्सिडिल एंड पीआरपी ले लीजिए। फिनास्टेराइड बाय डिफ़ॉल्ट डीएचटी डाउन करोगे तो उसको जो रूट कॉज़ है वही कंट्रोल में आएगा, तो फर्दर बढ़ने से रोक ही लेगा। पर फिनास्टेराइड नहीं यूज़ कर रहे हो तो जो फिनास्टेराइड डीएचटी का जो इम्पैक्ट है बालों की जोड़ने में, उसको रूट कॉज़ है जिससे बाल फर्दर डाउन होते जाएंगे, उनको रोकने के लिए मिनोक्सिडिल और पीआरपी साथ में मिल जाएगा तो अच्छा काम करेगा। मेरा ये मानना है मिनोक्सिडिल एक फिक्स चल लीजिए। मिनोक्सिडिल सबसे लो साइड इफेक्ट कॉजिंग ड्रग है और उससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करना, मेंटेन करना अच्छा है। मैं खुद मेरे लिए ओरेन मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, 1.5-2 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट में मेंटेन कर पा रहा हूँ। फिर पीआरपी और फिनास्टेराइड बैकअप प्लान में रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साल में 3 पीआरपी से मेंटेन कर रहा है तो मिनोक्सिडिल विद 3 पीआरपी ले लीजिए। आपको लग रहा है पीआरपी कॉस्टली है, आपको क्लिनिक बार-बार जाना पसंद नहीं है, तो मिनोक्सिडिल के साथ फिनास्टेराइड हफ्ते में 2 या 3 टैबलेट वाला प्लान बना के ले सकते हो। और ये भी वैल्यूएबल आपको डिसीजन में हेल्प कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सर्जरी होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त। सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन ना हो, आपको स्वेलिंग ना आए, आपके ग्राफ जो एक जगह से दूसरी जगह जाए वहाँ पे अच्छे से अटैच हो जाए, उनको 100% ब्लड फ्लो मिल जाए, अच्छे से सेटल हो जाए, वो जानना जरूरी है। तो क्लीनलीनेस इज वेरी वाइटल। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए ताकि आपका ग्राफ डिसलॉज ना हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए और एक अच्छा एनवायरनमेंट इसको दिया जाए। बार बार ग्राफ को टच नहीं करना है, वरना हैंड्स में जो जर्म्स है वहाँ जाएंगे और वो डैमेज करेंगे या मैकेनिकल फ्रिक्शन हो सकता है। स्लीपिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट 7-10 डेज। स्मोकिंग और बैड एक्सरसाइज, बैड जो ऐसी हैबिट्स है, लेट नाइट सोना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना है कि तो स्वेटिंग होती है और ब्लड शुगर स्पाइक होता है जो भी हीलिंग को कॉम्प्रोमाइज करता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टाइम लाइन जान। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उसका पेशेंट का रिजल्ट इतना जल्दी आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। काफ़ी लोगों को इनिशियली डर लगता है कि भाई मेरे बाल अभी लगाए थे तुरंत चले गए, तो आपको उसके बेसिक साइंस जान लीजिए। पहला 1 महीने में पहले बाल ग्रो करेंगे, हील होगा, स्किन, और फिर बाद बाल जो है उनका जो जड़े है उनका बाल निकाल के नए बाल बनाने में फोकस करेंगे। हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है समझ लीजिए, तो शेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 3 से 4 महीने में बेबी हेयर ग्रोथ होना है, 6 से 8 महीने में प्रॉपर 60-80% डेंसिटी आना है और 12 से 15 महीने में फुल लेंथ रिजल्ट आएगा। The hair transplant result are not immediate. Transplant hairs go under a shading phase, then a new hair growth begin, and patient के लिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि 10-12 महीने आपको प्रॉपर केयर लेके आपको रिजल्ट आप अच्छे जीत कर सकते हो। लास्ट है लॉन्ग टर्म हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग, हेयर लॉस प्लानिंग। लाइक मेरे पास काफी पेशेंट अभी तो अच्छे से पूछते हैं कि सर मेरा ये वाला आपने ट्रांसप्लांट से करेक्ट कर लिया, अब मेरे पास क्या डोनर एरिया बचा है कि इन फ्यूचर मेरा फर्दर हेयर लॉस अगर हुआ गया तो वहाँ पे सेकंड सेशन कर पाऊँ। तो पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग में आपको सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट लगने वाला है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज, उसका डिसीजन लेना जरूरी है। हम हमारी जो फाइल बना के दे रहे कंसल्टेशन में, उसमें वो भी हम मेंशन करके देते हैं कि आपको इन फ्यूचर हेयर लॉस हुआ तो उसके लिए कितना बैकअप बचा है इन टर्म्स ऑफ डोनर एरिया। फिर आप अगर ये केयर लोगे तो आप अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट या बायोनेस फर्दर प्रिवेंट कर पाओगे, पोस्टपोन कर पाओगे। एज अप्रोप्रिएट अगर आपने हेयर लाइन चूज करी या 30 के हो तो 40-50 में कैसे देखोगे वो उसके हिसाब से जरूरी है। तो ये रियलिस्टिक एक मास्टर प्लान बनाना जरूरी है जो आपको हेल्पफुल है। अल्टीमेटली दोस्तों, ट्रू हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये कैलकुलेटेड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कर सकते हो। आपका डायग्नोसिस करेक्ट करो, आपकी सर्जिकल टीम अच्छी प्लान करो, प्रॉपर प्री एंड पोस्ट केयर, मेडिकल केयर, वो सारी चीजें फॉलो करो, एक थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करो। रियलिस्टिक आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन हमें करना चाहिए तो हमें बताइए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एंड डिस्कस ऑन दैट पार्ट एंड विल मेक नेक्स्ट वीडियो।